हाँ जी बच्चों, क्या कहाँ तक डिस्कशन किया था हमने लास्ट क्लास में? सर हमने लूप वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड वी सॉल्व बेस्ड ऑन दैट? सर 2। 2। ओके ठीक है, चलो। तो 2 क्वेश्चन जो हमने किया होगा, तो उन 2 क्वेश्चंस में बेसिकली आपने वही 2 लूप वाले क्वेश्चन होंगे, 2 अननोन्स रहे होंगे। तो आज एक क्वेश्चन पहले मैं 2 लूप वाला करवा देता हूँ, मतलब 2 अननोन वाला, और उसके बाद फिर मैं 2 फिर आगे हम सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो लेट अस do all these type of questions fast so that we can go to the next topic, which is the terminal potential difference and EMF of the cell. But before that एक दो questions और कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन सर ये है कि आपका ये एक रेजिस्टर है और यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टर, एंड वी हैव एन अनदर सेल है। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पर एक रेजिस्टर है ऐसे, यहाँ पर एक रेजिस्टर सेल ऐसे, और एक रेजिस्टर इस तरह से। देन वी हैव अगेन रेजिस्टर एंड अ सेल लाइक दिस। ठीक है, इसके कुछ कुछ वैल्यूज हैं, चलो मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। कि मान लो ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर, ये 10 वोल्ट, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये लेटेस्ट से ये 12 वोल्ट और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these 2 points. Let me call this point as P and Q. Let me ऐसे कर लेता हूँ, not this point as P and Q. Let me call this as P, Q, R, S. You have to find out the potential difference. Find potential difference. That means VP minus VQ minus of VS, or VS minus of VQ. VQ या VS minus of VQ, ठीक है, is equal to what? इसका मतलब है कि you have to find out the potential difference across these 2 points. One is S and another one is Q. You have to find out the potential difference between these 2 points. One is S and one is Q. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होगा इसमें? तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी रेजिस्टर में अगर मान लो, एक बात तो समझो सबसे पहले कि अगर इफ यू हैव अ रेजिस्टर, और ये बात मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोगों को थोड़ा भी दिमाग पे जोर डालोगे, इफ यू हैव अ रेजिस्टर एंड देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन दैट रेजिस्टर, तो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट अगर Q है, तो यहाँ से स्टार्ट करो तो VP माइनस ऑफ IR इज इक्वल टू VQ। ये पहले जब मैंने लॉ स्टार्ट किया था, तो उसमें स्टार्ट में यही सिखाया था आप लोगों को। तो VP माइनस ऑफ VQ इज इक्वल टू IR। आई मीन, अगर आपको किसी भी रेजिस्टर में इफ यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द रेजिस्टर, तो आपका कर्तव्य यह है कि यू विल हैव टू फाइंड आउट द करंट इन दैट रेजिस्टर and just multiply that current with the resistance of that resistor to get the value of potential difference between the 2 points across the resistor। ठीक है, तो चलिए सर, इसका मतलब है कि सर पॉइंट एम क्या होगा हमारा, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट फर्स्ट। श्रीन, क्या फाइंड कर लूं तो मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जाएगा? श्रीन, what is to be calculated to get the value of potential difference? Shireen, Shireen Shishodia, what should I calculate? नहीं पता। टिशा, क्या कैलकुलेट करने पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो ये VS माइनस VQ बोला है वो आ जाएगा? करंट, सीधी बात है। शिरीन सिसोदिया, हमें करंट पता करना है। शिरीन सिसोदिया, हमें करंट पता करना है। ठीक है शिरीन जी? शिरीन जी, ठीक है, तो बोला कीजिए। चलिए, तो इसमें करंट पता करने के लिए आप क्या, सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि मान लो कि इस ब्रांच में करंट I1 है। अच्छा, मैंने आपसे ये बोला है बार बार कि आप करंट किसी भी जैसे चाहें वैसे आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि इस ब्रांच में करंट I2 है, मान लीजिए इस ब्रांच में करंट I2 है, तो आपको नहीं लगता आमना कि इस पॉइंट पे I1 एंड I2 विल एड अप टू बिकम एंड दे विल बिकम इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 इन दिस रेजिस्टर, है ना? तो इस वाले रेजिस्टर में के लिए ये दोनों करंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी जंक्शन पे जितने तरफ से करंट आ रहा होगा, एट दैट जंक्शन दे विल एड अप टू बिकम अ सिंगल करंट। फिर वो करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो आप ये कह सकते हो कि दिस करंट I1 प्लस I2 रीचेस टू दिस पोजीशन या पॉइंट, एंड at this point it will again separate into or divide into 2 parts. Either I1 चला जाएगा और इधर I2 चला जाएगा. This is how it will get divided into the 2 branches. So this is how we divide the current coming from a branch into the 2 branches. कैसे ऐसे डिवाइड होता है ये? ठीक है, ऐसे हमारा जो करंट है वो डिवाइड होगा।
तो अब हमने करंट डिवाइड कर दिया, हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया बेटा कि जितना करंट इंटर हुआ है द सेम करंट इज कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन में इंटर हो रहा है, कहीं पर इंटर हो रहा है, उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी आ रहा है। दिस वी हैव ऑलरेडी शोन। तो सर अगर मैंने ये शो कर दिया तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू हियर? तो क्या करूं अब आप देखिए दो लूप आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मेरे प्यारे लाल, मेरे बेटे। एक हाँ। लूप, दूसरा लूप। दो करंट है, एक का नाम है I1, दूसरे का नाम है I2, और दोनों का सम तो I1 प्लस I2 है। मतलब अगर मुझे I1 और I2 कैलकुलेट हो जाए तो मुझे I1 प्लस I2 भी कैलकुलेट हो जाएगा, और जब I1 प्लस I2 कैलकुलेट हो जाएगा तो मुझे पोटेंशियल इन द रेजिस्टर ऑफ 4 ओम पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे? तो दो लूप कंसीडर करेंगे, दोनों लूप में इक्वेशंस बनाएंगे। चलो, कौन बोलना चाहता है कौन सा लूप लूं? मैं लूप कैसे कंसीडर करूं? पी क्यू एस पी कंसीडर करूं या क्यू एस पी क्यू कंसीडर करूं? बोलो जल्दी बोलो, कैसे लूं लूप? पहले सर लूप एस में पी कहां से स्टार्ट करूं? एस से करूं? यस सर। एस पी क्यू एस, ये मान लो अगर मैंने ये लूप लिया, एस से पी जा रहे हैं हम, मतलब इस रेजिस्टर में हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए इस रेजिस्टर में करंट ऐसे आ रहा है और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1 इंटू I1। उसके बाद ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, तो वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसलिए पॉजिटिव 6 वोल्ट। उसके बाद फिर से 2 ओम में भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ I1। ठीक है, उसके बाद ये वाला हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल सेल मिला तो -8। एंड देन आई एम गोइंग फ्रॉम Q टू S, और Q टू S में भी मैं अपोजिट टू करंट जा रहा हूं, तो 4I1 प्लस ऑफ I2। सॉल्व करूंगा तो एक I1, दूसरा 2I1, मतलब 3I1, 3I1, 4I1, 7I1। ठीक है, 7I1 हो गया, प्लस ऑफ 4I2, प्लस ऑफ 4I2, और ये -8 प्लस ऑफ 6, -2 उधर ले जाओ तो 2 आ जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, वन ऑफ द इक्वेशन इज दिस। द सेकेंड इक्वेशन मान लो कि मैंने ले लिया ऐसे, इन लूप S Q R S, मतलब S से Q, Q से R, R से S। तो S से Q अगर जा रहे हो तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हेंस 4 इंटू I1 प्लस ऑफ I। Q से R जाने में +10 माइनस ऑफ I2, R से S जाने में प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 2I2, because you are going in the direction of current, this whole equal to 0। so 2I2, I2, 3I2, 7I2, minus of 4I1, minus of 7I2, 10 and 12, 22 is equal to minus of 22। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सॉल्व मैं नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ मेथड सिखाना है। सॉल्व यार आप लोग कर लीजिएगा, एंड डोंट एक्सपेक्ट द फाइनल आंसर फ्रॉम मी, बिकॉज मैंने कोई रैंडम डेटा लिया हुआ है, तो विदाउट सॉल्विंग आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू द फाइनल आंसर। बट आई होप कि आपको सिंप्लीफिकेशन आता है एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट टू गेट द करेक्ट फाइनल आंसर। ठीक है, अब जो फाइनल आंसर आएगा आपका, उसमें I1 निकल आएगा, आपको I2 निकल आएगा। और आपको याद है होगा शायद कि अगर आपका कोई भी करंट निगेटिव आता है तो उससे आपको मतलब चिंता नहीं करनी है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द नेगेटिव करंट, यू जस्ट हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट करंट। उस करंट का आप क्या ले लेंगे? यू विल जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, उस करंट का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे, राइट? यस सर। तो उस करंट का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसका मतलब है I1 निकाल लीजिए, I2 निकाल लीजिए, एंड टेक द सम ऑफ द टू करंट। और पोटेंशियल जो होगा आपका, फाइनली आप क्या करेंगे? फाइनल आप ये करेंगे, Vs माइनस ऑफ VQ विल बी नथिंग बट करंट का सम I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4 ओम। इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको ये जो रिक्वायर्ड पूछा गया है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पता चल जाएगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड। नोट करके बताइएगा सर।
Done, sir. ओके, तो वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 अननोन्स। देखो बेटा, केसीएल केवीएल मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पहले तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आप अज्यूम कर लो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दो बातों का ख्याल रखिएगा कि किसी भी गिवन ब्रांच में देयर कैन ओनली बी वन डायरेक्शन फॉर द करंट। करंट एक से ज्यादा डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता इन अ गिवन ब्रांच। दूसरी बात का ख्याल रखिएगा कि आपको जितना भी किसी जंक्शन पे करंट इंटर हो रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट शुड कम आउट फ्रॉम दैट जंक्शन। तो ये दो बातें याद रखिएगा व्हाइल अप्लाइंग केसीएल। एक बार आपने केसीएल अप्लाई कर लिया तो फिर जितने अननोन्स हैं उतने इक्वेशन आपको बनाने हैं, और उतनी इक्वेशन बनाने के लिए आपको उतने लूप्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ, लूप में कैसे भी ट्रैवर्स कर सकते हो। सिर्फ एक बात याद रखो कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज होगा दैट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव, और करंट के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो वोल्टेज होगा दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल पे पहुंचे हैं तो हम सेल का वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंचे हैं तो सेल का वोल्टेज हम नेगेटिव लेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग केसीएल एंड केवीएल और व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन केसीएल एंड केवीएल। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखिए, मान लीजिए कि सर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, ये इस तरह से, ठीक है सर। और ये आपका एक कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टर का और इसका 5 रेजिस्टर का इनफैक्ट, और यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया, लेट द सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टर है, लेट दैट रेजिस्टर बी ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, दिस इज ऑफ 4 ओम, दिस इज दिस रेजिस्टर इज ऑफ, दिस रेजिस्टर इज ऑफ कितना ले लूं इसको, 3 ओम ले लो इसको, नहीं, this resistor is of 1 ohm, this resistor is of 3 ohm, and this resistor let us say is 6 ohm, of 6 ohm. Clear hai? You have to find out, find current in each branch. हर ब्रांच में करंट बताना है आपको। क्वेश्चन नोट करिए, मिलके सॉल्व करते हैं। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. We have to find out the current in each branch. Please note down the question so that we can proceed with the solution part. क्वेश्चन नोट कर लिया सर आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए, अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड विद दिस। तो सर देखिए सर, सबसे पहली बात कि मान लो कि देयर इज अ करंट ऑफ आई व्हिच फ्लोज फ्रॉम दिस सेल, और वो करंट यहाँ पर अगर पहुंचेगा तो इसको कितने पार्ट या कितने पाथ नजर आएंगे? हाउ मेनी पाथ इज अवेलेबल फॉर दिस करंट आई 2 paths, एट sir. दिस पॉइंट? 2 पाथ सर। तो यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, यही तो होगा सर। एक पॉइंट से करंट मान लीजिए कि आपका I1 आया, यहाँ से करंट I1 आया और यहाँ से करंट I2 आया, बिल्कुल सही बात। ठीक है अनुष्का, अनुष्का दो करंट आपको समझ में आ रहा है? I1 एंड I2 आर द टू करंट्स। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो फिर से हाउ मेनी ब्रांचेस यू कैन सी हियर? उस पॉइंट पे जो रेड डॉट अभी बना, अगेन 2। इसका मतलब ये जो I1 करंट यहाँ पे आया है बेटा, इसके पास फिर से दो ऑप्शंस हैं। आई मीन इसके लिए दो पाथ आर देयर इन विच दिस करंट हैज टू बी डिवाइडेड, राइट? तो इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे कुछ करंट चला गया, लेट अस से I3, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना होगा? तो I1 माइनस ऑफ I3 होगा। ये बात ऐसी है कि मान लो कि 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, 2 एम्पियर अगर कहीं और चला गया तो रेस्ट विल फ्लो इनटू दैट ब्रांच। तो रेस्ट ऑफ द करंट कितना होगा? तो 10 माइनस ऑफ 2, वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से आया सर I1 माइनस ऑफ I3 का करंट ऊपर से, यहाँ से आया सर I2 का करंट, तो यहाँ पर आके दोनों ऐड हो जाएगा, एंड ऐड होके कितना होगा? I2 माइनस ऑफ I3, ठीक है, सॉरी I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, ये ऐड हुआ, यहाँ से I3 यहाँ से आ रहा है। अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? देखो
I3 एंड I3 विल बिकम 0, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, I2 प्लस ऑफ I1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू I। क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया? प्लीज लुक एट द डायग्राम एंड सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट और नॉट। Yes, sir. सर ये I1 प्लस I2 वाला एक बार बता दीजिए, जो लास्ट I1 प्लस लास्ट इसलिए बेटा क्योंकि ये जो I करंट था वही करंट इस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, मतलब I दो पार्ट में डिवाइड हुआ। I को ब्रेक करोगे तो I1 और I2 मिलेगा, तो फिर जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको नहीं लगता कि अगेन आई विल गेट I, बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ द करंट, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक जितना करंट एक पॉइंट पे डिवाइड हुआ था जब वो मिलेगा तो फिर से उतना ही करंट प्रोड्यूस करेगा ना बेटा। यस सर। तो सर हमने इसको I1 प्लस I2 के इक्वल क्यों रखा है? I3 कहाँ गया? I3 तो गेट कैंसल्ड आउट, राइट? ये वाला I3 और ये वाला I3, यस ओके। ठीक है, तो दिस विल ओनली बी लेफ्ट एज I1 प्लस ऑफ I2। अगर मान लो कि I3 कैंसिल नहीं होता और आपका जो करंट बाहर आ रहा है वो I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 होता, अगर मान लो लेट से, तो फिर तो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो जाता, बिकॉज यहाँ पर जो इंटर हुआ है दैट इज I1 प्लस I2 और निकल रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, कंजर्वेशन तो जितना वो कर है ना, देगा, वायलेट। हाँ वायलेट कर देगा। ठीक है, चलिए सर, तो यहाँ पर कितने अननोन है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, कितने अननोन है? हाउ मेनी अननोन डू वी हैव इन दिस केस? हाउ मेनी करंट इज अननोन? ऑफ कोर्स 3 करंट्स, राइट? एक है I1, दूसरा है I2 और तीसरा है I3। I1, I2, I3 आर द 3 करंट्स व्हिच इज अननोन टू अस। तो 3 करंट है, 3 अननोन है, मतलब 3 करंट तीनों अननोन है। अननोन करंट्स 3 है, तो इसका मतलब है इक्वेशन आपको कितनी चाहिए, कम से कम हाउ मेनी इक्वेशन डू यू नीड टू सॉल्व 3 अननोन? So 3. Yes, of course. यस सर। 3 equations at least you want, right? और वो 3 equations लेने के लिए you will have to consider at least 3 loops. So I will write the name of some points और किस तरह से मैं loop ले रहा हूँ you will be able to see that. तो मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, और इस पॉइंट को मैं V इज इक्वल टू इतना कह देता हूँ, ये वोल्ट। अभी के 3 लूप मैं कैसे कैसे लूंगा, आप लोग यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड। आई विल जस्ट राइट P Q T U P। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम P आई एम गोइंग क्लॉकवाइज इन दिस फर्स्ट लूप, दिस इज माय फर्स्ट लूप, दिस इज माय सेकंड लूप, एंड आई विल टेल यू व्हिच इज माय थर्ड लूप, आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट ये 2 लूप तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन में माइनस ऑफ 2I1, इसमें माइनस ऑफ 6 इंटू I1 माइनस ऑफ I3 करंट की डायरेक्शन में। T से U यू आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय I2 एंड अगेन यू कम बैक टू द पॉइंट P एंड दिस होल सम विल बी इक्वल टू 0। तो ये 2I1 और माइनस ऑफ 6I1 विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 8I1 प्लस ऑफ I2 माइनस माइनस ऑफ प्लस विल बिकम I3। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन। ऐसे ही लूप पहला इक्वेशन सबको क्लियर है, इन लूप Q R S T Q, ये दूसरा वाला लूप। ठीक है, इस लूप में अगर आप लिखेंगे तो माइनस ऑफ 4I3 R2S वी नाइदर हैव रेजिस्टर नॉट अ सेल, प्लस ऑफ S से T जा रहे हो तो यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, हेंस यू विल राइट इट एज 3 into I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, बिकॉज ये करंट जो है वो इतना है इस वाले ब्रांच में, एंड T2Q जा रहे हैं आप, T2Q अगेन यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 6 into I1 माइनस ऑफ I3, दिस होल इज इक्वल टू 0। अगर हम सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 3I1 और 6I1, दैट विल बिकम इक्वल टू 9I1। I2 में सिर्फ एक ही I2 है तो दिस विल बी इक्वल टू 3I2, और I3 में देखिए माइनस ऑफ 3I3 माइनस ऑफ 6I3, तो 9 माइनस 4 माइनस ऑफ 13I3। प्लीज लुक एट द सिंप्लीफिकेशन, ईच स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हर स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन को आप लोग भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करते रहा कीजिए। The last loop, because 3 अननोन है तो आई नीड एटलीस्ट 1 मोर इक्वेशन। तो लास्ट लूप देखिएगा कैसे ले रहा हूं मैं, इन लूप P से स्टार्ट कर रहा हूं, P से Q, Q से R, R से V, V मतलब यहां पहुंचा, ये बाहर बाहर हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, ये बाहर बाहर। मैं बता देता हूं आपको, यहां से स्टार्ट हुए ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे, ये
ये भी अपने आप में क्लोज्ड पाथ है, इट्स अ क्लोज्ड लूप। पी क्यू आर वी पी, ये लूप है हमारा। इसमें आप क्या लिखेगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ I3 प्लस ऑफ 20, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उधर ले जाओगे सब माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन कैंसिल आउट, 2 कॉमन ले लो तो आपका ये आ जाएगा I1 प्लस ऑफ 2I3 इज इक्वल टू 10। मेरे हिसाब से दिस इज द थर्ड इक्वेशन। टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 3 इक्वेशंस और नॉट। ये जो मैंने 3 लूप कंसीडर sir. किया है, हाउ आई हैव कंसीडर्ड दीज 3 लूप्स, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। तो इसको जल्दी से नोट करो, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड सिखाता हूँ। यस, तो कुछ पूछना चाह रहे हो तो Done, बताए। sir. सबने नोट कर लिया? यस सर। 1 second, ठीक है, sir. ओके, वेटिंग। Done, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, अब कैसे सॉल्व करें हम। तो इसमें आई एम इरेजिंग दिस डायग्राम वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों ने नोट कर लिया ऑलरेडी, बिकॉज आई नीड सम स्पेस ऑन दिस राइटिंग बोर्ड। तो आई विल जस्ट इरेज दिस डायग्राम वाला पोर्शन और उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का तरीका बताता हूँ। देखो, पहला काम आप ये करो कि ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जस्ट एलिमिनेट I2 को एलिमिनेट करो। I2 को एलिमिनेट कैसे करोगे, तो आपको मैं बता देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है आपका 9I1 प्लस ऑफ 3I2 देखिए, और माइनस ऑफ 13I3 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 1 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24I1 प्लस ऑफ 3I2 प्लस ऑफ 3I3 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म I2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 33 टाइम्स ऑफ I1 और ये माइनस ऑफ माइनस तो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ I3। तो I3 और I1 का यहाँ से एक रिलेशन निकल आया, यू हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन I1 एंड I3, ठीक है। I1 इज इक्वल टू कितना है, तो I1 इज इक्वल टू 16/33 टाइम्स ऑफ I3। ये आपको यहाँ से पता चल गया। Once you have got this value, you can now put I1 here in this equation. Put I1 in equation 3. Equation 3 में आप I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो I1 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/33 I3 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ I3, दिस विल बी इक्वल टू 10। अब यहाँ से आपको नहीं लगता कि यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3, और जब आपको I3 पता चल जाएगा तो I1 भी पता चल जाएगा, और जब I3 और I1 दोनों पता चल जाएगा तो आप I1 और I3 की किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में I1 और I3 की वैल्यू रख के आप I2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? 13/22। मे बी, यस ऑफ कोर्स, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही कुछ कुछ आ रहा होगा। वैसे मेथड क्लियर है बेटा सबको? यस सर। 4-5 Yes, जो भी हो sir. कनेक्टेड अभी, Yes, sir. ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अब देखिए, इसमें जितने भी अननोन हो भाई, कितने भी अननोन हो, 4 हो सकते हैं। अगर बहुत बड़ी सर्किट करना है, सर्किट को लेंदी बनाना है, तो 4 अननोन हो सकता है, 5 अननोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
बट याद रखो कि आपके लेवल पे सर्किट जो होगी उसमें मैक्सिमम 3 अननोन होगा, ठीक है। 12th के एग्जाम में मैक्सिमम ऑफ 3 अननोन वुड बी देयर, 3 से ज्यादा अननोन नहीं होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। 3 से ज्यादा अननोन नहीं होगा, यू विल बी हैविंग मैक्सिमम ऑफ 3 अननोन्स ओनली, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व होता है सर। इस पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपको ये मतलब क्लैरिटी आती जाएगी उसकी, ठीक है। मतलब मैंने आपको मेथड सब समझा दिया है कि आपको 2 अननोन हो या 3 अननोन हो तो हाउ टू डील विद दिस सर्किट। पहले आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओबेइंग द लॉ कि आपका जितना करंट एंटर हुआ है द सेम करंट शुड कम आउट, एंड किसी भी एक सिंगल ब्रांच में देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ करंट। और उसके बाद केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने में यू हैव टू टेक एनी लूप व्हिच शुड बी क्लोज्ड। यू कैन स्टार्ट एनी फ्रॉम एनी पॉइंट बट यू विल हैव टू रीच टू द सेम पॉइंट। तो सारे वोल्टेज के सम का सम जो होगा वो जीरो होगा इन दैट केस। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड यू रीच टू द सेम पॉइंट, तो उस केस में सारे वोल्टेज का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। आई होप ये नोट कर लिया सर। आगे बढ़े। सर इसको सॉल्व करने का सिर्फ Yes, एलिमिनेशन sir. ही है तरीका? एलिमिनेशन ही तरीका है। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? ओके सर। एक्चुअली में तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। इट कैन आइदर बी इन 2 वेरिएबल्स और इट कैन बी इन 3 वेरिएबल्स। यस सर। तो वही मेथड है इसको सॉल्व करने। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर आपका केसीएल केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। Now we are going to discuss the EMF of a cell and terminal potential difference of a cell. तो टॉपिक डालिए EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। टॉपिक डालिए EMF E.M.F। EMF के बाद एक ब्रैकेट देके आप लिख लीजिए। EMF के बाद ब्रैकेट देके लिख लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। एंड दूसरी जो चीज हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में इसको लिखें तो टीपीडी मैं कह सकता हूँ। अब ये दो चीजें डिफाइन होंगी, वन बाय वन दोनों डिफाइन होंगी, बट दोनों को डिफाइन करने के लिए मैं साथ में ही डिफाइन करूंगा। एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों चीजें डिफाइन हो रही होंगी, तो इसलिए कैसे डिफाइन होंगी आई विल जस्ट कम टू दैट। तो ईएमएफ इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्ट बुक वाली डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उससे पहले आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एन एग्जांपल रिलेटेड टू द ईएमएफ। मतलब एक ईएमएफ के लिए एक एग्जांपल हम समझेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस ईएमएफ कॉन्सेप्ट थ्रू एन एग्जांपल। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस दैट एग्जांपल एंड देन विल कम टू दिस ईएमएफ के व्हाट इज ईएमएफ और व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट उससे पहले एक एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। इसको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिया जा सकता है, बट मैं जो एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ वो इस तरह का एग्जाम्पल है। आप ऐसे मान लो कि ये कोई स्लाइड है। स्लाइड आप लोगों को पता ही है, आपने पार्क में स्लाइड देखा है। ये आपका स्लाइड है। डोंट कंसीडर इट एज योर सैंडल, इट्स अ स्लाइड, ठीक है। ये मान लीजिए स्लाइड के स्टेप्स हैं। भाई आपने बचपन में गए हो ना पार्क में बिफोर कोरोना, तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं। आप एक्चुअली में क्या करेंगे, तो आप एक्चुअली में स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद यहाँ से आप स्लाइड करते हैं। मजा आता है स्लाइड करने में, यही तो करते हैं ना आप? Yes, sir. यही तो करते हैं भाई, यही ऐसा ही कुछ होता है, स्लाइड करते हैं आप। अब देखिए अब मसला ये है कि यहाँ पर एक बालक है, बालक मतलब बच्चा है, किड इज स्टैंडिंग हियर। ये चाहता है कि ऊपर जाए और स्लाइड करे, ठीक है। और ये कहाँ पे खड़ा है? ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो अभी मैं सारी चीजें किड के एनर्जी और वर्क के टर्म्स में बात करूंगा। मुझे एक बात बता, आप लोगों ने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि किड एक बहुत छोटा सा है, अगर उसको हम ग्राउंड पे अज्यूम कर लें, तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस किड? सर mg। So 0. जीरो। वैसे जिसने बोला mg ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mg नहीं होता है, mgh होता है। कितना होता है?
कितना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। mgh सर। और हाइट हम कहीं ना कहीं से मेजर करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये रेफरेंस है, यहाँ से हमें हाइट मेजर करना है, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो अगर यहाँ से हाइट मेजर करना है तो दिस किड इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड, मतलब ही इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली ऑन द रेफरेंस लाइन। मतलब इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट ऑफ दिस किड इज इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। समझ आई बात? उसकी अपनी हाइट नहीं कह रहा हूँ, फ्रॉम द ग्राउंड, ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये किड चाहता है इस पे स्लाइड करना, तो स्लाइड तो तभी कर सकता है जब ये ऊपर चढ़े। बट इस किड के साथ प्रॉब्लम ये कि नीचे का जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये टूटा हुआ है स्लाइड का, और ये किड को ऐसे बिना स्टेप के ऊपर चढ़ना नहीं आता है। किड डजंट नो हाउ टू गो अप ऑन द स्लाइड विदाउट दिस स्टेप। तो अब क्या है सर, अब यहाँ समझिए, इस पिक्चर में देयर इज एन अंकल स्टैंडिंग इन द पार्क, हैज नथिंग टू डू अदर देन टू हेल्प द किड्स। तो यहाँ पर एक अंकल खड़े हैं और वो अंकल ये देख रहे हैं, तो अंकल को दया आ जाती है इस बच्चे पे, बालक पे, किड पे। तो अंकल क्या करते हैं, अंकल टुक दिस किड फ्रॉम द ग्राउंड, ही लिफ्ट्स दिस किड एंड ही पुट दिस किड ऑन द टॉप ऑफ दिस स्लाइड। डायरेक्टली अंकल ने क्या किया, इसको उठाया यहाँ से और उठा के कहाँ रख दिया? स्लाइड पे रख दिया, ठीक है, जैसे भी रखा हो मान लो, ठीक है, इमेजिन करो। क्लियर? तो आप एक बात सोचिए कि यहाँ से जब किड को इसने उठाया एंड व्हेन द अंकल पुट्स हिम ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड, तो एक बात बताओ कि किड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या नहीं हुई? Because here he Yes, was sir. standing on the ground, now he is at some height, right? और जितना मैक्सिमम हाइट है उस स्लाइड की, उस मैक्सिमम हाइट पे किड पहुंच गया है, तो उसकी जो एनर्जी होगी उस सिचुएशन में वो भी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किड के पास, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द किड हैज इंक्रीज, यही तो कहोगे ना आप। अब यहाँ पर जैसे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, जब भी एनर्जी बढ़ जाती है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, जब भी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑन द एट द कॉस्ट ऑफ दिस एनर्जी, आपको नहीं लगता कि दिस किड विल बी एबल टू स्लाइड बाय हिमसेल्फ? लेकिन जब वो Yes, ऊपर से sir. नीचे आएगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, तो इस किड की एनर्जी फिर से कितनी हो जाएगी? 0। 0. 0। वेरी गुड। फिर से हिज एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 0, विदाउट एनी डाउट हिज एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 0। अब फिर वो अंकल के पास गया एंड अंकल ने फिर वही काम किया, इस बच्चे को यहाँ से उठाया ग्राउंड से and he placed him again on the top, he placed him again on the top, फिर से उसकी एनर्जी बढ़ा दी, और फिर वो on the cost of his own energy फिर ऊपर से नीचे स्लाइड करता है। मतलब every time he comes from higher energy state to lower energy state by himself, but from in going from lower energy to higher energy he needs the help of this uncle। यही तो मतलब हुआ कि भाई लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे उसको कौन ले जा रहा है? दिस अंकल हु इज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड इज हेल्पिंग हिम, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे he comes by himself, he doesn't need any external agency to take him from the higher energy state to the lower energy state, but lower से higher पे अंकल की जरूरत पड़ती है उसको। इस प्रोसेस में अंकल क्या कर रहे हैं? तो अंकल is doing some work on this kid in lifting him up and placing him on top of this what on top of this Slide. slide। yes, we are in on top of this slide, right? On top of this slide। तो अंकल वर्क कर रहे हैं हर बार टू लिफ्ट दिस किड अप, राइट? तो अंकल का काम है वर्क। अंकल ने खुद नहीं चला गया वो टॉप पे, या मतलब अंकल सोर्स नहीं है ऑफ द किड, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ही इज जस्ट इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द किड्स। एनर्जी बढ़ा रहा है, किसकी? बच्चे की, बालक की, है ना? अंकल का काम है एनर्जी बढ़ाना। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अंकल हिमसेल्फ डज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट समझो बेटे, जब आप किसी भी चीज को झुक के उठाते हो, जब आप बेंड करते हो एंड यू लिफ्ट अप समथिंग, तो एक बात बताओ कि आप क्या पूरा का पूरा वर्क उस ऑब्जेक्ट पे ही करते हो, या
ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड आप अपने बॉडी वेट को भी लिफ्ट करते हो? क्या लगता है आपको? इफ यू तो लिफ्ट अप समथिंग बॉडी वेट को फ्रॉम भी द लिफ्ट ग्राउंड तो करते हैं। आपको अपना बॉडी वेट भी तो लिफ्ट करना पड़ता है। इसका मतलब कि आप पूरा का पूरा वर्क सिर्फ कि उस ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे होते हो जिसको आप लिफ्ट करते हो। इन द सेम वे जब अंकल इज लिफ्टिंग दिस किड, तो इन दिस प्रोसेस ही इज आल्सो लिफ्टिंग हिज ओन बॉडी वेट। ठीक है, तो इसका मतलब कि वट एवर इज द वर्क डन बाय द अंकल, द होल ऑफ द वर्क विल नॉट बी स्टोर्ड और विल नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ दिस किड, because some of the work will be lost against lifting his own body weight. Is it clear? Yes, यस sir. सर। सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। तो मतलब उसने क्या किया, अपना बॉडी वेट भी उठाया है और बच्चे का भी। तो जितना अंकल ने अपने ऊपर वर्क किया वो वर्क इज नॉट ट्रांसफर टू द किड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मानते हो इस बात को? तो अंकल Yes. जितना वर्क कर रहे हैं वो सारा का सारा वर्क बच्चे को नहीं मिल रहा, बट जितना मिल रहा है उसी एट द कॉस्ट ऑफ दैट एनर्जी वो बच्चा ऊपर से नीचे स्लाइड कर पा रहा है। ठीक है, बट इस प्रोसेस में अंकल जितना बच्चे को एनर्जी मिला है उससे ज्यादा अंकल ने वर्क किया है। क्लियर हो गई बात? जैसे ये बात ऐसी है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अब तो खैर ऑनलाइन हो गया और आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको ये दिक्कत भी खत्म हो गई। बट जब या मान लो अभी भी स्कूल्स अगर आपको जाना पड़े, या मान लो कि पहले जब आप ऑफलाइन कोचिंग ट्यूशंस या कहीं भी जाते थे या स्कूल जाते थे, तो अगर 2 घंटे आपको कोचिंग में रहना है तो आपका सिर्फ 2 घंटे ही नहीं जाता था उस प्रोसेस के लिए, आपका 2 घंटे से ज्यादा टाइम जाता था कोचिंग पहुंचना और कोचिंग से आना। उसमें भी तो टाइम जाता था। मान लो हाफ एन आवर कोचिंग जाने में लग रहा है और हाफ एन आवर कोचिंग से आने में लग रहा है, तो आपको 3 घंटे लगते थे। 2 घंटे की क्लास अगर है कोचिंग में तो 3 घंटे आपके यूज होते थे। मतलब उसमें से 2 घंटा ही आपके लिए बेनिफिशियल था, बाकी 1 घंटा आपका वेस्ट हो रहा था। बट उसको आप जीरो नहीं कर सकते। मतलब ऐसा थोड़ी कर सकते थे कि आप, हाँ एक तरीका ये कि आप अपने घर में मास्टर को बुला लें तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, या दूसरा तरीका भी जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया है तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, घर में बैठे रहे तो खटाक से ऑन किया और स्टार्ट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, बट अगर ये प्रोसेस कहीं जाना पड़े, 1 घंटे के काम के लिए मुझे जाना है और फिर आना है, तो ना चाहते हुए भी मुझे मेरा जो टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा नहीं जाएगा। उसमें जितना मैं गया और जितना टाइम मुझे आने में वापस लगा वो भी टाइम तो मेरा गया उस प्रोसेस में। ऑल्दो उसका यूजफुल 1 ही घंटा है, बट उस यूजफुल को करने के लिए मुझे और भी टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। तो सेम इज द केस विद अंकल। अंकल जो जितना वर्क कर रहे हैं वो सारा का सारा वर्क बच्चे को कन्वर्ट नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इस प्रोसेस में अंकल कुछ नहीं कर सकता, उसको अपना बॉडी वेट लिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसको अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन या उसको अपना कुछ वर्क अपने बॉडी के अगेंस्ट करना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट मेक इट एज जीरो, राइट? ही कैन नॉट मेक दैट वर्क डन जीरो। मतलब अंकल कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो जितना भी वर्क करे वो सारा का सारा बच्चे ही को मिल जाए। ये पॉसिबल ही नहीं। समझ गए? यहां तक ये पूरा एग्जाम्पल क्लियर है? बिल्कुल। Yes, sir. अब ये अगर पूरा सेटअप क्लियर है ना आप लोगों को, ये पूरा एग्जाम्पल क्लियर है, तो अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझो। रिप्लेस दिस slide by the resistor of some resistance R, uncle by the cell of some voltage, और अंकल का जो बॉडी वेट जिसके अगेंस्ट उनको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा है, रिप्लेस इट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सुना है आप लोगों ने? केमिस्ट्री में पढ़ा है सेल वेल? सेल वेल नहीं बल्कि सेल तो पढ़ा ही होगा, वेल नहीं पढ़ा होगा। ऐसा पढ़ा है। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा। तो यू मे हैव स्टडीड दैट एवरी सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली द कैरियर्स फॉर द करंट, और जब भागते हैं तो दे आल्सो कीप ऑन कोलाइडिंग लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दैट रीजन देयर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं दिखाते हैं, उसको या तो राइट ऑफ द सेल दिखा सकते हैं या आप लेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स दिखा सकते हैं। इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आप नहीं दिखाते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आई हैव शोन लाइक दिस। अब देखो बेटा, अब इसमें बच्चा कौन है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने कह दिया स्लाइड है, मतलब स्टेप्स ऑफ द स्लाइड समझ लो। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कह दिया अंकल का बॉडी वेट है, और ये जो सेल है दैट इज बिहेविंग लाइक अंकल। इसमें बच्चा कौन है? हु इज द बालक? हु इज द बालक? Sir, तो internal बालक है यहाँ resistance. पर नहीं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो कौन कराएगा? इलेक्ट्रॉन, है ना? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन वो बालक है जिसको जाना है। क्लियर है? कोई कष्ट यहां No, तक? no, कोई sir. दिक्कत? अब सुनो, अब बेसिकली यहां पर जब इलेक्ट्रॉन है तो सेल का ये हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन के पास यहां पर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, हायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको मालूम होगा कि पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज भी होता है, या तो पोटेंशियल लिखा जाता है वर्क डन अपॉन चार्ज, या उसको एनर्जी अपॉन चार्ज भी कह सकते हैं, यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। यहाँ पर चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे इस बच्चे की एनर्जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन के लिए मैक्सिमम है। एट द कॉस्ट ऑफ दिस एनर्जी करता क्या है? ये यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये इसके अगेंस्ट भी कुछ मतलब मेहनत करके, कुछ संघर्ष करके, कुछ स्ट्रगल करके इस एक्सटर्नल रेजिस्टर को भी क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया, क्रॉस कर गया, फिर से ये लोअर पोटेंशियल पे पहुंचा। आई बात समझ? ये समझो, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस है वो ये है कि बच्चा हायर एनर्जी स्टेट से चलते चलते खुद से यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट पे पहुंच के यहाँ पर आ गया। अब इसको यहाँ से फिर ऊपर जाना है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाना है, तभी तो करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा, है बच्चों? Yes, sir. स्टेडी फ्लो मेंटेन रखने Yes, के लिए ऐसा sir. तो नहीं कि एक ही बार इलेक्ट्रॉन आके रुक गया तो बात ही खत्म हो गई, तो करंट तो फ्लो ही नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को पूरे मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं वापस पहुंचना है, बट दिस इज लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज हायर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज टू गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर सेल की एनर्जी काम आती है। सेल क्या करता है? सेल अंकल का काम करता है, एंड सेल इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और सेल टेक्स दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, मतलब सेल क्या करता है? इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा सके। वैसे ही जैसे अंकल बच्चे को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो यहां आ सके। इस प्रोसेस में जैसे अंकल अगर ये बार बार ये काम कर रहे हैं तो अंकल की अपनी एनर्जी कम होती जाएगी, एग्जॉस्ट होना शुरू होगा। उसी तरह से सेल भी इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब ही सेल इज डूइंग सम वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में सेल की भी जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो भी डिक्रीज होती है। क्लियर हो गई बात? बट इस प्रोसेस को करते हुए में जैसे अंकल को अपना बॉडी वेट लिफ्ट करना पड़ रहा था, तो कुछ एडिशनल वर्क उनको अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट करना पड़ रहा था, वैसे ही यहां पर सेल को भी एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। एडिशनल किसके अगेंस्ट? तो एडिशनल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब सेल ने जितनी एनर्जी दी किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पे आएगा, और फिर हायर से आके फिर बाहर रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ फिर से लोअर पे वापस पहुंचेगा। ये वैसे ही जैसे अंकल ने इसको एनर्जी दी बच्चे को, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ पे यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, फिर अंकल यहाँ पर आए, फिर एनर्जी दी, फिर यहाँ चढ़ा। उसी तरह से सेल ने इसको एनर्जी दी, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ से आके यहाँ पहुंचा। अब फिर इसको सेल की जरूरत पड़ेगी, सेल फिर से एनर्जी देगा, एंड फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? टेल मी यस और नो। Yes, sir. भाई सब बोलेंगे। क्या ये एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? सब कुछ Yes, समझ sir. में आया है? इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई सर कि सेल जितना वर्क करता है, क्या सारा वर्क एनर्जी में स्टोर होता है? No, sir. No, sir. नहीं, क्योंकि सेल जो वर्क कर रहा है वो इस प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं कर रहा, साथ साथ सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट भी उसको वर्क करना पड़ रहा है। मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जा रहा है, तो आप ये समझो कि अंदर के जो उसके आयन्स है वो कह रहे हैं अबे ऐसा क्यों कर रहे हो, मत ले जाओ तुम। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे जाने दे भाई, मैं ले जाऊंगा इसको। तो उसकी बात ना मान के समाज से लड़ना पड़ रहा है इसको। समाज कौन है? आयंस। तो इस पूरे प्रोसेस में सेल को दो जगहों पे काम करना पड़ रहा है, एक तो अपने अंदर वाले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, और साथ साथ जो बाहर एक रेजिस्टर लगा हुआ है उसके अगेंस्ट भी। क्लियर होगी बात? तो ये जो टोटल वर्क सेल करता है पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग इट वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट, फिर से सुनो, ये लिखवाऊंगा अभी, सिर्फ सुनो। ये जो टोटल वर्क सेल करता है पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज,
इन टेकिंग द चार्ज वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट। ये टोटल वर्क ही ईएमएफ कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल in taking it from once through the complete circuit। मतलब सेल का ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इट इज नॉट द फोर्स, रिमेंबर। तो सर इसके नाम में फोर्स क्यों है? क्योंकि जब लोगों को पता नहीं था, लोगों ने ऐसा मान लिया था कि इट इज अ फोर्स, बट लेटर ऑन दे रियलाइज दैट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द वर्क डन बाय द सेल। तो नाम वही रहने दिया, बट उसकी डेफिनेशन बदल गई, जो आप आज की डेट में पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? ईएमएफ का कुछ मतलब समझ में आया? जैसे अंकल ने जो टोटल वर्क किया वो अंकल का ईएमएफ है, उसी तरह से सेल ने जो टोटल वर्क किया वो सेल का ईएमएफ है। टोटल वर्क का मतलब समझ रहे हो? जैसे अंकल ने टोटल वर्क किया तो अपना बॉडी वेट तो लिफ्ट करने के साथ साथ प्लस जो बच्चे पे वर्क हुआ है दोनों का सम, उसी तरह से सेल ने जो वर्क किया वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा। इज इट क्लियर? लिखवाऊंगा, पहले समझ आई बात यहां तक? सर यार इतना जोश में सर ये पढ़ा रहा हूँ, टोटल उसके बाद रेजिस्टेंस वाला एक बार बता दीजिए। एक तो सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है, रुकावट है, और एक सेल के बाहर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा या रुकावट होगा वो तो होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को पूरा घुमाने के लिए जितनी टोटल एनर्जी चाहिए वो कौन दे रहा है इसको? तो दैट इज बीइंग गिवन बाय द सेल। तो सेल जो एनर्जी दे रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले रेजिस्टर के थ्रू पास करने के लिए नहीं दे रहा है, वो अंदर वाले के अगेंस्ट भी पास कराने के लिए दे रहा है। नहीं आई बात समझ में? तो सेल को कहां कहां वर्क करना पड़ रहा है चार्ज पर टू मेक इट मूव? अंदर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वो वर्क कर रहा है और बाहर वाले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है सबको? पहले यहां तक समझ में आया? दिस टोटल वर्क इज ईएमएफ। बेटा बोलो, आमना, अनुष्का, दिव्यांशी तो पूछना ही बेकार है, ये तो अलग डिलीट। इंसिया, शिरीन एंड टीशा, ठीक है। चलो आगे सुनो। तो ये तो हो गया सर ईएमएफ। नाउ द सेकंड टर्म जो मैंने लिखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अंकल ने जो टोटल वर्क किया वो ईएमएफ है। जो बालक को उस टोटल वर्क का जितना पोर्शन बालक को मिला वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या मतलब हुआ सर? फिर से सुनो। इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल वर्क हुआ वो पूरा सेल के बाहर ही तो टोटल वर्क नहीं है, कुछ पोर्शन तो सेल को अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा है? हाँ ना बोल दो एक बार बेटे। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो चला गया वो लॉस है, मतलब वो आपको बाहर सर्किट में नहीं मिलेगा। बाहर सर्किट में आपको कितना एनर्जी मिला या कितना वर्क हुआ बाहर की सर्किट में, बाहर की दुनिया में आपने क्या किया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अंदर का जो लॉस है उसको हटा दो तो जो बच गया वही पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे मान लो अंकल डिड 100 जूल ऑफ वर्क, 20 जूल ऑफ वर्क उसने ओन बॉडी वेट के अगेंस्ट किया, ठीक है। तो बच्चे को क्या मिला? बच्चे को मिला 100 माइनस 20, 80 जूल्स, ठीक है। अब इसी अंकल को रिप्लेस कर दो सेल से। सेल ने अगर 100 जूल वर्क किया है जिसमें से 20 जूल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट किया है, तो बाकी बचा हुआ जो 80 जूल है वही तो आपको एक्सटर्नल सर्किट में मिलने वाला है। सेल के बाहर जो आपको एक्चुअली में वोल्टेज या वर्क या एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? दैट विल बी द डिफरेंस। जितना अंदर लॉस हो गया वो तो हो गया। जैसे आपने 3 घंटे लगाए 2 घंटे की क्लास के लिए, तो इफेक्टिव क्या रहा? इफेक्टिव तो वही 2 घंटा रहा, 1 घंटा तो इफेक्टिव नहीं है ना आपका, वो तो ट्रैवलिंग टाइम है। यस सर। तो मतलब आपको नॉलेज कितनी देर मिली? 3 घंटे में सिर्फ 2 घंटा नॉलेज दिया गया आपको, 1 घंटा तो आपका यूजलेस गया। तो पूरे टाइम में से 1 घंटा जो ट्रैवलिंग टाइम उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही तो आपको नॉलेज मिला। तो उससे तो आपको मतलब था, ट्रैवल करना थोड़ी आप चाहते थे, वो तो मजबूरी में करना पड़ रहा है आपको। उसी तरह से लेकिन ऑनलाइन ने आके इसको भी खत्म कर दिया आपके लिए, है ना। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर जो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चार्ज इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को तो एक्चुअली में उस एनर्जी से मतलब है भाई। उसके अंदर जो पंगा
है, मतलब अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट तो इलेक्ट्रॉन ने नहीं बोला मुझे चलाओ, वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सेल को उसके अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ रहा है मजबूरी में। तो जो बाहर हमें मिलता है, हमें बाहर की दुनिया से मतलब है, अंदर क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सेल के इलेक्ट्रोड के बाहर जो वोल्टेज इफेक्टिव आपको मिला, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल ने एक्चुअली में जो टोटल वर्क किया, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या अभी भी डेफिनेशन में कुछ क्लैरिटी है या नहीं है? क्लियर हो Yes, पाया sir. सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड Yes, sir. एवरीवन। तो आप डेफिनेशंस लिखा रहा हूं, डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशंस जो लिखा रहा हूं वो डेफिनेशंस लिखिए। डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन में किस, पहली डेफिनेशन किसका लिख रहे हो? ईएमएफ का। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, it is defined as the work done per unit charge by the cell in moving it once through the complete circuit. So by the cell के बाद By the cell in making it move once through the complete circuit. sir please repeat. It is defined as the work done per unit charge. It is defined as work done per unit charge by the cell in making it move once through the complete circuit. लिख लिया आप लोगों ने? सर डेफिनेशन लिख लिया ईएमएफ की आप लोगों ने? Yes sir. Yes sir. Now write the definition of terminal potential difference, TPD. TPD की डेफिनेशन लिखिए, TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में लिखिए the potential difference across the electrodes of the cell, the potential difference across the electrodes of a cell, the potential difference across electrodes of a cell is known as terminal potential difference. The potential difference across electrodes of the cell is known as terminal potential difference, is known as terminal potential difference. लिख डाला? Yes, sir. ठीक है, अब जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से सुने आप लोग। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सर यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टोटल वर्क डन विल बी कॉल्ड एज ईएमएफ। तो देखो एक बात समझो, आप लोग कभी भी सेल अगर मार्केट से खरीदने जाओ, वो छोटा वाला सेल भी जो पेंसिल बैटरी कहलाता है, या जो भी वो आप बहुत सारे अपने कई सारी चीजों में आप लगाते हो ना, जैसे क्लॉक में लगता है सेल आप लगाते हो, टॉर्च के अंदर सेल लगाते हो, तो वो सारे सेल अगर आप खरीदो 5 वोल्ट 6 वोल्ट, कैमरे में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, तो वो जो सेल्स होते हैं, मान लो कि 5 वोल्ट का सेल, तो उस पर रेटिंग लिखी हुई है 5 वोल्ट, तो याद रखना वो एक्चुअली में उसका ईएमएफ होता है, दैट इज नॉट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड, ईएमएफ ऑफ दैट सेल होता है। इसका मतलब अगर 5 वोल्ट का आप सेल लेके आएंगे तो आपको सेल से जो वोल्टेज मिलेगा, एक्चुअली में जो आपको मिलेगा वो 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ 5 वोल्ट। मतलब वो आपका वोल्टेज 4.8 मिलेगा आपको या 4.9 मिलेगा, बट यू विल नेवर गेट द वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट फ्रॉम अ सेल ऑफ 5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वो ईएमएफ लिखा होता है। उस ईएमएफ में अगर आप
उस जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज का लॉस हो गया अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर उसको आप सबट्रैक्ट करेंगे तब उस सेल का आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो एक्चुअली में अगर आप 5 वोल्ट का सेल लेके आएंगे तो आपको 5 वोल्ट एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आउट ऑफ दैट 5 वोल्ट सेल, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ 5। क्लियर हुई बात? तो देखिए सर, ये ई से मैं ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट द करंट बी आईआर। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, उसी को मैंने कहा ईएमएफ। तो ईएमएफ एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद रखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कुछ नहीं करते बल्कि पोटेंशियल कहते हैं। वी कहते हैं ना, वी का फॉर्मूला यही होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे होता है या नहीं होता है? वी का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है सर, ठीक है। और वी को हम क्या लिख सकते हैं? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, मतलब आई आर लिख सकते हैं। वी कैन बी रिटन एज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई आर प्लस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर। यही जो आई इंटू कैपिटल आर मिला है, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टर। मतलब जो एक्चुअली में जो वर्क बाहर आपको मिल रहा है, इसी आई आर को आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी आई आर को आप क्या नाम देते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो E इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं V प्लस ऑफ आई आर। ठीक है, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं TPD लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू V प्लस ऑफ आई आर। दिस इज बेसिकली द EMF ऑफ अ सेल। इज इट क्लियर? इसका मतलब सर यहां से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? जितना हमें सेल का वोल्टेज मिलेगा आउटसाइड द सेल, दैट विल बी इक्वल टू E माइनस ऑफ आई आर। कब? व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब करंट फ्लो कर रहा हो। दैट इज V इज लेस देन दैट ऑफ EMF। V EMF से छोटा है। कब? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज सर्किट का मतलब ऐसी सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, यहां तक बात समझ में? प्लीज बोलो। इस सर्किट को, इस तरह की सर्किट जहां पर Yes, करंट sir. फ्लो होता है, उसको हम डिस्चार्जिंग भी कहते हैं। डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब कि करंट को फ्लो कराने में सेल को वर्क करना पड़ रहा है, तो सेल इस प्रोसेस में डिस्चार्ज होगा, तो इसलिए हम इसको डिस्चार्जिंग सर्किट भी कह सकते हैं। अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ EMF। ये पहला केस। अगर मान लीजिए कि इफ करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस तरह की सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट मतलब पाथ कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ओपन सर्किट है ये। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर I की वैल्यू 0 कर लेंगे आप, तो V E के बराबर होगा या नहीं? देखिए तो बेटा प्लीज, इस फॉर्मूले में I को 0 कर दो, तो V इज इक्वल टू E होगा क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा या नहीं होगा बच्चों? Yes, sir. द लास्ट केस चार्जिंग सर्किट। आप लोगों ने सुना होगा ना कि आपकी जो सर्किट मतलब सेल होते हैं, वो कई सारे सेल होते हैं जो चार्ज होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है उसका, आपके मोबाइल फोन का जो सेल होता है, बैटरी चार्जेबल होता है, उसको चार्ज करते हैं ना हर बार। एवरी टाइम इट गेट डिस्चार्ज, यू जस्ट Yes, प्लग sir. इन द एंड यू चार्ज द सेल। तो वो सेल क्या करते हैं? आप उसको चार्ज करते हैं। याद रखना, चार्जिंग में देखो एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। इट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। बट चार्जिंग के केस में क्या होता है? व्हेन यू चार्ज अ सेल, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मतलब ये आपका रेजिस्टर, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस केस में V की वैल्यू को लिखा जाता है E प्लस ऑफ आई आर। ठीक है, इस केस में V जो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बिकम ग्रेटर देन दैट ऑफ EMF। इसका मतलब आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, एंड इट कैन इवन बी स्मॉलर depending on whether the current is flowing into the circuit, current is not flowing into the circuit, or current is flowing but the cell is being charged। ठीक है, तो on the basis of that आपका V और EMF के बीच का आप रिलेशन बता सकते हैं। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस will not be always less than that of EMF, it can even be greater than that of EMF, but वो केस अलग होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, ये सारी बातों को आप नोट करो।
ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब आप लोग नोट कर लो जल्दी से एकदम खट से। सर वो जो चार्जिंग सर्किट वाला पॉइंट है वो फिर से एक बार समझा देंगे? चार्जिंग सर्किट का मतलब ये होता है कि जब आप सेल को कनेक्ट करते हो विद द एक्सटर्नल सर्किट टू जस्ट चार्ज द सेल। देखो डिस्चार्जिंग मतलब अगर एक सेल को आप यूज कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अंकल ने बच्चे पे काम किया, तो एवरी टाइम इज डूइंग वर्क ही इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, राइट? तो उसकी एनर्जी विल एवरी टाइम विल डिक्रीज। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अंकल की हिम्मत खत्म हो जाएगी, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ही विल नॉट बी फर्दर एबल टू डू द सेम वर्क ऑन द चाइल्ड टू पुट हिम अगेन एंड अगेन ऑन द सेम स्लाइड। तो आफ्टर सम टाइम क्या करोगे आप उसको, जब अंकल डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ही विल बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको ग्लूकोज पिलाएंगे, आप उनको एनर्जी देने के लिए कहेंगे भाई रेस्ट कर ले, ग्लूकोज पी ले। तो आप बाहर से एफर्ट कर रहे होंगे ना उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो एवरी टाइम आप उनको ग्लूकोज वगैरह पिलाओगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, रेडबुल पिला दो एनर्जी इंक्रीज करेगी, यही तो होगा। तो द सेम आपने बाहर से उनको एनर्जी दिया है, मतलब यू आर डूइंग वर्क ऑन द अंकल टू मेक हिम एनर्जेटिक अगेन। तो उसी तरह से सेल पे एक्सटर्नली करंट आपको फ्लो कराना पड़ रहा है टू मेक इट चार्ज, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए करंट बाहर, मतलब किसी और सोर्स से करंट सेल को देना पड़ता है। सेल के द्वारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई और सोर्स है जो करंट को सेल दे रहा है, करंट के थ्रू सेल को फ्लो करा रहा है, मतलब उसमें चार्ज को स्टोर करा रहा है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ द सर्किट, एंड इन द केस ऑफ चार्जिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। सेल की जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है, बट जब आप इसी को चार्ज करते हैं तो यही डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। इज इट नाउ क्लियर? प्लीज बताओ। यस सर। सबने नोट कर लिया बच्चों यहां तक? यस सर। इसमें एक और छोटी सी बात याद रखिएगा कि किसी भी सेल के लिए आप ये भी कह सकते हैं, अगर सेल का ईएमएफ गिवन है, अगर आपको डायरेक्ट वी गिवन है, दो चीजें हैं याद रखें आप, कि या तो आपको सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो सकता है, जैसे अभी तक हम लोग जो सेल का वोल्टेज लिख रहे थे वो एक्चुअली में दैट वाज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसमें ऑलरेडी ये कैलकुलेशन थी। मतलब देखो दो तरीके है ना, मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके ये बता दूं कि भाई इस सेल में कितना लॉस होगा और कितना जो बच गया वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैं आपको डायरेक्टली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दूं। एक तरीका तो ये है, या दूसरा तरीका ये है कि आपको मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊं और मैं आपको ईएमएफ दूं और मैं आप पे छोड़ दूं कि भाई तुम खुद ही कैलकुलेट करो। दो पॉसिबिलिटी। ये बात ऐसी है कि जैसे अगर मैं आपको रेजिस्टिविटी डायरेक्ट दे दूं तो रेजिस्टेंस आप लिखेंगे रो एल बाई ए, बट अगर मैंने रेजिस्टिविटी नहीं दी, मैंने वहां पर आपको मास दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी दे दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, टाउ दे दिया, ये सब दिया, और अब कह रहा हूँ रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको पूरा रेजिस्टिविटी का भी निकालना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट लिखेंगे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये पूरा पोर्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब रेजिस्टेंस आएगा। तो ये लॉजिक है। यहां तक मेरी बात समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक अप टिल हियर? यहां तक पॉइंट यस समझ में सर। आया है? तो अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, मतलब अगर आपको V गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द वोल्टेज ऑफ द सेल इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, करंट इज इक्वल टू V बाय R कर लेना है। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपको EMF गिवन है, आपसे बोला गया द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू दिस मच, तो उस केस में करंट कैसे लिखेंगे? तो देखो, एज E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू IR प्लस ऑफ I इंटू स्मॉल r, तो E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I कॉमन R प्लस ऑफ स्मॉल r, तो यहां से हम I को ऐसे भी लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ R, ये आपको करंट की वैल्यू निकलेगी यहां से, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। चलिए सर नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी। डन सर। चलिए सर, तो दिस वाज द अबाउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो इसमें तो बहुत कुछ छोटी सी बात है, अभी इसको यूज करते हैं फर्दर और
नेक्स्ट लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बात वैसी ही है जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटर होता है, वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो टॉपिक डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब आप क्या करेंगे, यू विल कनेक्ट सम सेल्स इन सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये एक सेल है, ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर दूसरा सेल। इसी तरह से आपने यू हैव कनेक्टेड n नंबर ऑफ सेल्स, यू हैव कनेक्टेड n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। आपने इन सारे n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, इसी तरह से E3, R3 अप टू ENR, एंड दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टर। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का फिर से मतलब क्लियरली समझो। सेल is considered to be connected in series if the current flowing in the circuit has only one path for its flow। मतलब सेल सीरीज में तब कहलाएगा जब करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यही तो मतलब हुआ। और दूसरी बात, सीरीज में देखो ये जरूरी नहीं है, मेरी बात सुने भाई सारे, ये जरूरी नहीं है कि सेल का एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा तभी ये सीरीज होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आगे मैं बताऊंगा अभी। अगर ऐसा हो जाए कि सर नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर, तब भी ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, प्रोवाइडेड इफ द करंट थ्रू ऑल द सेल्स इज सेम। अगर करंट थ्रू ऑल द सेल्स अगर इट इज सेम, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है। डजंट मैटर कि नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर, और नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर, और पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर। कोई सा भी कंडीशन हो सकता है, as long as the current is not getting divided, it will be called as series combination. Is it clear? Please respond. Yes, sir. भाई सबको क्लैरिटी है? अब देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आई वांट टू रिप्लेस बाय अ सिंगल सेल। मान लीजिए कि मुझे पूरे को हटा के एक सिंगल सेल लगाना है, इस पूरे को हटाना है और एक सिंगल सेल लगाना है। तो इस सिंगल सेल या का ईएमएफ कितना होना चाहिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो दैट कि अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के इससे इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करूं, तो इस सर्किट में मुझे उतना ही करंट मिले जितना इस पूरे कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, तो ही हम कहेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल। आई विल रिपीट इट अगेन कि भाई दो सर्किट आइडेंटिकल तब कहलाएगी जब हमें दोनों में इफेक्ट सेम मिल रहा हो। आई मीन if I am getting the same amount of current in both of the circuits, तो मैं ये कहूंगा कि the combination of the whole cells can be replaced by a single cell. क्लियर? तभी ये दोनों सर्किट आइडेंटिकल कहलाएगी। Am I correct? बोलो। Yes, sir. इसमें आप ऐसा मान लीजिए Yes, कि ये sir. A, ये पॉइंट B मान लीजिए बच्चों, ये पॉइंट C मान लीजिए और ये पॉइंट D मान लीजिए, और ध्यान से देखिएगा इन लूप A B C D A, अगर आप इस लूप में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इस लूप में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई इक्विवेलेंट। करंट की डायरेक्शन ये है, देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट। और इसमें भी आप यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस ऑफ आई आर विल बी इक्वल टू 0। तो बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट प्लस ऑफ आई कॉमन ले लो, तो आर प्लस ऑफ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन विच आई गेट फ्रॉम दिस फाइनल सर्किट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये वाले सर्किट में जो ये इक्वेशन लिखा है, इज इट क्लियर? Yes, sir. सारे बोल दो एक बार। इंसिया, दिव्यांशी, सॉरी Yes, दिव्यांशी, sir. गलती से तुम्हारा नाम लिया, अनुष्का, सबको समझ में आ गया? शिरीन, सिसोदिया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो इसके लिए आप फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पर भी वही काम करते हैं। मान लो ये ए बी सी एंड दिस इज डी, इसमें भी वही काम कर ले हम इन लूप ए बी सी डी ए। अगर इसमें भी हम यही काम करें, इस लूप में भी ए बी सी डी ए, इस वाले लूप में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो माइनस ऑफ E1, यहाँ पर एक सेल तो है नहीं, माइनस ऑफ आई आर वन, करंट इज आई, तो माइनस ऑफ आई आर वन, माइनस ऑफ E2, माइनस ऑफ आई आर टू। प्लीज लुक एट दिस, यही कहानी आगे चलती रहेगी, माइनस की डॉट 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 माइनस। तो इसको आप लिखेंगे माइनस ऑफ ई एन, माइनस ऑफ आई आर एन,
minus of IR, this whole will be equal to 0. देखो बेटा अगर आप लोगों को समझ में आया तो if you are convinced with this, please look at it. Yes, sir. बच्चे मेरे इन सब में माइनस कॉमन निकाल के हम वो उधर कर सकते हैं, तो माइनस हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 प्लस ऑफ E2 अप टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं अप टू EN, और यहाँ पर आप प्लस ऑफ I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा R1 प्लस ऑफ R2 अप टू RN प्लस ऑफ R इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करिए, आप कंपेयर करिए, कंपेयर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यू विल रीच टू अ कंक्लूजन दैट कि E इक्विवेलेंट इज नथिंग बट E1 प्लस ऑफ E2 अप टू EN। क्या पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब सीरीज सर्किट में E इक्विवेलेंट को हम सिंपली सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल EMF लिख सकते हैं। सीरीज सर्किट में E इक्विवेलेंट को हम सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल EMF लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? और इस केस में अगर आप ध्यान दो तो जैसे यहाँ पर R इक्विवेलेंट है, स्मॉल r इक्विवेलेंट, वो काम यहाँ पर कौन कर रहा है, तो R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस ऑफ R2 अप टू RN। बोलो ना बेटा, इसका मतलब है सीरीज सर्किट में यू कैन रिप्लेस all the cells by a single cell whose EMF will be equal to the sum of individual EMF and whose internal resistance will be equal to the sum of all the internal resistances. Is it clear? Please respond. सीरीज में सिंपली आप सारे सेल के EMF को ऐड कर दोगे और सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दोगे, समझे? Yes, sir. हम नोट करिए, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए। एक और छोटी सी बात बताना है इस पर, नोट करिए। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में, अच्छा, ऐड करने में ये बात का ध्यान दिया होगा आपने कि नेगेटिव ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसी तरह से आगे कंटिन्यू हो रहा है। सर मैंने आपसे बोला कि ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ऑफ वन शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज इन सीरीज। मैंने आपसे बोला कि नेगेटिव ऑफ वन कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर, या पॉजिटिव ऑफ वन कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर। उस केस में भी वो सीरीज कहलाएगा, प्रोवाइडेड करंट डिवाइड नहीं हो रहा हो। क्या मतलब बोले सर? मतलब कि सर अगर मैं आपसे कह दूं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, एंड वी हैव थर्ड सेल, मैं 3 सेल ले रहा हूं ये चीज समझाने के लिए, E1 R1, E2 R2 एंड आई हैव E3 R3। ठीक है, यहां से कुछ करंट आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक जो करंट जा रहा है, क्या ये डिवाइड हुआ? ये जो कॉम्बिनेशन मैंने शो किया है, इसमें क्या करंट डिवाइड हुआ बच्चों? No, sir. No, sir. नो सर, ऑफ कोर्स करंट डिवाइड कहीं पर भी नहीं हो रहा है। बट इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो नेगेटिव ऑफ दिस सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ दैट सेल। आई मीन नेगेटिव ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर एंड पॉजिटिव ऑफ सेकंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ थर्ड। इसका मतलब क्या सर, ये सीरीज नहीं हुआ? यस, इट इज स्टिल सीरीज। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को रटो इन टर्म्स ऑफ करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐसे मत रटो कि भाई एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा या ऐसा कुछ। आप हमेशा करंट के टर्म्स में याद रखो कि इफ द करंट डिवाइड्स तो दैट कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल, एंड इफ इट डजंट डिवाइड देन द कॉम्बिनेशन विल बी सीरीज। ठीक है, ऐसे याद रखा करो। बट सर इसमें ई इक्विवेलेंट अब कैसे लिखेंगे? क्या इसमें भी प्लस ही करेंगे? नहीं, इसमें बस एक काम करते हैं। एक्चुअली में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, उस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया है ये मान के कि आपका जो सेल है उसकी पोलैरिटी इस तरह से कनेक्टेड। ये तो माना है ना हमने, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड एंड सो ऑन, ये मान के करा है। बोलो बेटा एक बार और हाँ ना बोलो। हाँ सर। Yes, अच्छा, sir. तो ये मान के किया तो जाहिर है कि वो ये जो फॉर्मूला E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 वो तभी एप्लीकेबल है, E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 वो तभी एप्लीकेबल है जब आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन हो। जो सेकंड कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कि ये वाला कॉम्बिनेशन अगर अवेलेबल है तभी आप E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट, राइट? तो इसलिए हम
इस कॉम्बिनेशन को वैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसा बनाने के लिए हम किसी एक सेल को फ्लिप ओवर करते हैं, मतलब उस सेल की पोलैरिटी को फ्लिप करते हैं, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली में वैसा कॉम्बिनेशन बन पाए जिसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, मतलब नेगेटिव ऑफ वन गेट्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर एंड सो ऑन, वो वाला कॉम्बिनेशन बन पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी ना किसी को फ्लिप ओवर करेंगे। इसीलिए मैं बच्चों को ऐसे बोल देता हूं कि ये मान लो रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ऐसे नाम रख लेते हैं अपना, कि अगर अपनी तरफ से एक नाम रख लेते हैं, ये कोई बुक का नाम नहीं है या कोई ये टेक्निकल टर्म नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, इसको हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन कह लें और इसको हम राइट कॉम्बिनेशन कह लें। कौन सा राइट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम राइट कॉम्बिनेशन मान लो कह लेते हैं, ठीक है, एक रॉन्ग और एक राइट मान लिया, मैं कह रहा हूं ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। तो रॉन्ग को राइट बनाने के लिए किसी न किसी को फ्लिप ओवर करना पड़ेगा, और जिसको आप फ्लिप करेंगे, जिस सेल की पोलैरिटी को फ्लिप करेंगे उसके साथ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। इसका मतलब मैंने E2 की पोलैरिटी को फ्लिप किया है, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कैन सी इन दिस, आई हैव जस्ट फ्लिप्ड ओवर दिस पोलैरिटी ऑफ द सेकंड सेल, तो इसलिए मैंने उसके साथ एक माइनस साइन लगा दिया है। तो E इक्विवेलेंट को आप लिखेंगे E1 माइनस E2 प्लस ऑफ E3। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, बट R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का पोलैरिटी का कोई लेना देना R को नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो R को अभी भी सिंपली ऐड होगा। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes, तो sir. प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह का हो कि नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर और पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर, तो उस केस में यू विल फ्लिप द पोलैरिटी ऑफ एनी वन ऑफ द सेल, or the cell whose polarity will be flipped over will be considered to be negative, or the EMF of that cell will be written as negative. I hope I made my point clear to all of you, right? प्लीज इसको Yes, नोट sir. कर लीजिए, और इसको नोट करते ही के साथ आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। रेस्ट विल डिस्कस। अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अभी स्टार्ट करूंगा तो 2-3 मिनट में वो होगा नहीं, इट विल टेक टाइम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर लेंगे जिसका नाम होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो मोर और लेस नेक्स्ट वीक दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.